हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 6 के एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 8 आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में आपका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ओके, तो इसमें आपका आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में, कि इनकी जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ओके, और सबसे पहले बताया गया इसमें मौसम के बारे में कि मौसम क्या है। ओके, मौसम क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो मौसम आपका हमारे वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वही मौसम है। जैसे आपका वर्षा, धूप, गर्मी, बादल, यानी कभी वर्षा होती है, कभी धूप हो जाती है, कभी गर्मी होती है, कभी बादल छा जाते हैं। ये क्या होता है? आपका मौसम होता है। ओके, तो आगे इसमें आपका बताया गया है कि भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट आपका क्या है? सर्दी है। सेकंड आपका गर्मी। थर्ड आपका वर्षा। फोर्थ आपका क्या है? शरद ऋतु। ये 4 आपके मौसम इसमें जो पाए जाते हैं। ये फर्स्ट आपका क्या होता है? सर्दी। सर्दी में क्या होता है? आपका दिसंबर से फरवरी तक है, इसका टाइमिंग है। ये क्या होता है? आपका सर्दी का मौसम होता है। सेकंड आपका क्या है? गर्मी है। तो गर्मी में क्या है? आपका मार्च से मई तक का गर्म मौसम है। इस टाइम क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और उसके बाद आपका है वर्षा। वर्षा आपका कब होता है? जून से सितंबर तक। ओके, यानी जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है। ओके, यानी क्या है? आपका वर्षा है। उसके बाद आपका है अक्टूबर और नवंबर में, जो शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर जो अभी आपका चल रहा है, दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। ठीक है, यानी अभी आपका दिसंबर चल रहा है, तो ये नवंबर और अक्टूबर के समय में क्या होता है? आपका मानसून के लौटने का समय होता है। ओके, हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शीत ऋतु को देखेंगे। शीत ऋतु है क्या? जो किरणें हैं, सीधी किरण भारत पर नहीं पड़ती हैं। जैसे भारत कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? जो सूर्य की किरणें ठंड के समय में कहाँ होती हैं? ये दक्षिण की तरफ होती हैं, है ना। तो अब उसके बाद क्या है? आपका भारत कहाँ है? यहाँ पर है। तो सूर्य की किरणें यहाँ तो पड़ेंगी नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्या होगा वहाँ पर? शीत ऋतु होगा, ठंड होगा वहाँ पर। ओके, यानी ठंडी का मौसम होगा। हमने पढ़ा था कि जो 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच दक्षिण भारत पड़ता है। ठीक है, यहाँ सूर्य का प्रकाश हमेशा होता है, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच में, हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर पड़ने का समय क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी आप देखोगे ग्लोब में, मानचित्र में, जो 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच का जो भाग है, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच का, वहाँ पर क्या होता है? धूप हमेशा पड़ता है। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे क्या होता है? मौसम हमेशा चेंज होता है, यानी अलग अलग होता है। ओके, तो अभी क्या है? आपका भारत कहाँ है? यहाँ पर उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? धूप तो यहाँ पर पड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अभी क्या है? ये नीचे की तरफ है। ठीक है, दक्षिण की तरफ पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं हम इसको। आप अगर नहीं पढ़े हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, पिछले चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़े हो, आप उसको पढ़ लीजिए। ये आपका शायद 3rd या 4th चैप्टर है, जिसमें ये सब सारी चीज़ों को क्लियर बताया गया है। अगर आप उसको पढ़ोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, और फिर से बता दे रही हूँ मैं कि भारत में जो सूर्य की किरण है, सीधी नहीं पड़ती है ना, यानी ये दक्षिण अयनांत का समय होता है। अब जब दक्षिण अयनांत का समय होगा तो क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, है ना। यानी वहाँ पर क्या होगा? धूप तो पड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है? ठंडा का मौसम होता है। दक्षिण भाग में इसलिए नहीं होगा क्योंकि 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच में है। ओके, और यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या होता है? साल भर पड़ता है। और उसके बाद जब साल भर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसलिए बताया गया है उत्तर भारत का तापमान क्या होता है? काफ़ी कम होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु क्या है? इसमें आपका बताया गया है गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। और दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवनें भी बहती हैं, यानी हवा चलती है यहाँ पर। और इन पवनों को हम क्या कहते हैं? जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। ओके, यानी पूरे देश में क्या होता है? सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो तापमान अधिक होगा, जाहिर सी बात है। आज तापमान अधिक होगा तो वहाँ पे पवनें भी चलती हैं। जो पवनें चलती क्या होती हैं? उसे हम लू के नाम से जानते हैं।
उसके बाद देखेंगे इसमें वर्षा का मौसम देखेंगे, थर्ड आपका है, ठीक है, क्या आपका दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। इसमें आपका बताया गया है कि मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है ये, ठीक है, यानी मानसून का क्या होता है, आने एवं आगे बढ़ने का मौसम। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवा उठती है, यानी देखो इसमें क्या होता है ऐसे, जैसे ये आपका भारत है, भारत में क्या होता है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे क्या आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से यहाँ पर हवा उठेगी, ठीक है। और ये क्या होती है, हवा उठती है और फिर स्थल की तरफ जाकर बढ़ती है, यानी ये जब हवा यहाँ से उठेगी तो क्या होगा, वाष्प लेकर जाएगा, तो वाष्प लेकर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर वहाँ पर वाष्प ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या होता है, वहाँ पर फिर वर्षा होती है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी तापमान जब यानी वाष्प ऊपर लेकर उठता है तो वहाँ पर आप जाओगे, जितने ऊपर चले जाते जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का तापमान ठंडा होते चले जाता है। तो तापमान जब ठंडा होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पर वर्षा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम है। यहाँ पे क्या होता है, आपका अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की तरफ से वाष्प बनकर ऊपर जाता है, उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होकर क्या होगा, स्थल की तरफ वर्षा होती है। आगे आपका बताया गया इसमें शरद ऋतु के बारे में, शरद ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बताया गया आपका, इसमें पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के आपका लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर आपका तमिलनाडु प्लस आपका आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, ठीक। इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो वर्षा होती है कैसे है, मतलब स्थल से, है ना। देखिए इसको मैं इस तरीके से बता रही हूँ, यानी शरद ऋतु में मानसून के लौटने का समय है ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वर्षा ऐसे होगी, तो यानी स्थल से जल की ओर लौटती है, ठीक है। यानी जो यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले अरब सागर से और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से ऊपर की तरफ वाष्प बनकर जाता है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ लौट रहा है, यानी स्थल से जल की तरफ लौटता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाष्प लेकर आएगा ये भी, और फिर क्या होगा, दक्षिण भारत पर वर्षा होती है। याद रखना, शरद ऋतु के लौटने के समय वर्षा तमिलनाडु प्लस आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ये दो नाम आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि शरद ऋतु के लौटने के समय वर्षा कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, आप देख सकते हो भारत में एक ही समय में मतलब अलग अलग विविधता पाई जाती है। आगे इसमें आपका हम देखेंगे अब जलवायु के बारे में। भारत की मानसूनी जलवायु, यानी किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या बोलते हैं, जलवायु के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत का जो मौसम है, जो जलवायु है, कैसे है, तो मानसूनी जलवायु है, इस चीज़ को ध्यान देना। अब मानसून शब्द आपका अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, यानी मौसम, मौसम मीन्स मौसम, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया आपका, इसका अर्थ होता है मौसम। और उसके बाद भारत की जो स्थिति है उष्ण कटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की कृषि किस पर निर्भर है, तो वर्षा पर निर्भर है, इस चीज़ को ध्यान देना। इसमें जलवायु के बारे में बताया जा रहा है आपका कि जो जलवायु है ये किसी भी स्थान की जलवायु, यानी उनकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करता है। अब जितनी ऊंचाई होते जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर मौसम ठंडा होते चले जाएगा। अब मौसम ठंडा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर तापमान यानी कम होता है, ठीक है। सेम वही बताया जा रहा है। इसलिए हमारे भारत में जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, यानी हर जगह उनकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है, समुद्र से जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम किस तरह होगा, ठीक है। जैसे आपका राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर क्या है, बहुत गर्म स्थान है। नाम याद रखना आपका, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है। जबकि आपका जम्मू तथा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में क्या होती है, बर्फीली ठंड पड़ती है। आप देख सकते हो उसी समय भारत में कैसा है,
आप राजस्थान में चले जाओगे, मरुस्थल में स्थित जो जैसलमेर है, बीकानेर है, वहाँ पर क्या है, बहुत ही गर्म स्थान है। और सेम आप जाओगे वहाँ पर जम्मू कश्मीर तथा वहाँ का जो द्रास एवं कारगिल एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। यानी क्या है, वहाँ की स्थिति और ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसे होगा। उसके बाद बताया गया है तटीय क्षेत्र जैसे आपका मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है, ठीक है, यानी मध्यम है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा आर्द्र होता है, इस चीज़ को ध्यान देना इसमें। उसके बाद आपका एक राजस्थान का अभी हमने क्लियर किया, जैसलमेर बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। उसके बाद जम्मू कश्मीर आपका द्रास एवं कारगिल बहुत ठंडा स्थान है, इस चीज़ को ध्यान देना। यानी एक ही देश में एक ही समय में अलग अलग स्थानों में अलग अलग क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। मुंबई कोलकाता क्या आपका ये तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत अधिक ना तो गर्म होगा ना ही ठंडा, यानी मध्यम होगा, ठीक है। यानी समुद्र तट के किनारे का स्थान बहुत ही आर्द्र होता है। समुद्र तट में जो पवनें होती हैं, पवनें बहेंगी, साथ में वाष्प लेकर जाएंगी, तो क्या होती है वहाँ पर, उसे आर्द्र बना देती हैं। इसमें आपका बताया गया कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर, आपका मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व में बोला जा रहा है ना, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर है, तो मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। क्लियर है, नाम याद रखना। और जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। आप विभिन्नता देख सकते हो कितना अंतर है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में, प्लस आपका जो राजस्थान के जैसलमेर वाला इलाका है वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। आगे देखेंगे हम इसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो कुछ घास हैं, झाड़ियाँ हैं, पौधे या वृक्ष जो अपने आप ही उगते हैं, ठीक है, यानी उसको उगाया नहीं जाता, खेती नहीं किया जाता है, अपने आप उगते हैं, तो वह क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, यानी हम अपने चारों तरफ देखेंगे विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं, हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, सब क्या है, अपने आप उगे हुए हैं। अब ध्यान देना, जो भारत में 5 प्रकार की वनस्पति है जो पाई जाती है, जलवायु में ये विभिन्नता के कारण है, ठीक, याद रखना, जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फर्स्ट आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड आपका है कटीली झाड़ियाँ। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर मैग्रोव वन, यानी जलवायु में विभिन्नता के कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपका उष्णकटिबंधीय वन, जो सदाबहार वन है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देख सकते हो, वहाँ पर जो वृक्ष है आपका, वहाँ पर महोगनी, एबोडी, रोजबूट ये सब पाए जाते हैं। ये इनकी खासियत क्या होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, कि एक साथ कभी भी ये पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है, यानी कुछ गिरते हैं कुछ रहते हैं उसमें, एक साथ, यानी पूरा पेड़ क्या होता है, एक साथ कभी भी पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। उसके बाद आपका बताया गया सेकंड उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में क्या है, ये इसे हम मानसूनी वन भी कहा जाता है। और इसमें क्या है खासियत, ये वर्ष में एक समय में एक साथ पूरे अपने पत्ते को गिरा देती है। उष्णकटिबंधीय में क्या है, एक साथ पूरे पत्ते को नहीं गिराती है, इसलिए क्या है, हमेशा सदाबहार वन रहता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, वहाँ पर क्या है, ये अपने सभी पत्ते एक साथ गिरा देती है, ठीक है। जैसे वृक्ष का नाम आप देख सकते हो, यहाँ पर शाल है, सगोन है, नीम है, पीपल है, शीशम, ठीक है। आप ये कहाँ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर यानी महाराष्ट्र, इन सब भागों में पाया जाता है, यानी इन जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड है कटीली झाड़ियाँ। इसमें आपका मरुस्थल में देश के शुष्क भागों में पाया जाता है, जैसे आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट, पूर्वी ढाल तथा वहाँ पर जो गुजरात है,
उधर साइड। और उसके बाद क्या आपका वृक्ष के नाम देखेंगे तो कौन कौन सा, तो कैक्टस है आपका, खैर है, बबूर है, कीकर है, ये सब क्या आपके कटीली झाड़ियाँ हैं, नाम याद रखना। उसके बाद आपका क्या है, पर्वतीय वनस्पति वन है। ये ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी ऊंचाई कितना है, तो 1500-2500 के बीच होती है, यानी ये शंकुधारी होता है इस तरीके से। ओके, यानी आप नाम देख सकते हो इसमें क्या क्या है, तो चीड़ है, पाइन है, देवदार है। ओके, यानी क्या है, ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं, नाम याद रखना, पाइन, चीड़ एवं देवदार। उसके बाद आपका क्या है, फिफ्थ मैंग्रोव वन, ये आपका खारे पानी में भी रहते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुंदरी प्रजाति के वृक्ष हैं, लकड़ी जल में भी। और उसके बाद आपका क्या है, गंगा है प्लस ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर ये क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। इसको हमने पढ़ा भी है, जो गंगा है प्लस ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। क्लियर है। आगे हम देखेंगे इसमें वनों की आवश्यकता क्या क्या है, तो वनों की आवश्यकता को हम पढ़ेंगे। इसमें आपका बताया गया है जो वनों की आवश्यकता है, चित्र के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं, इसमें हमें अच्छे से समझ आएगा। इसमें यहाँ पर हम देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, वनों की आवश्यकता क्यों है, इसमें हम फल, ऑक्सीजन, शहद, गोंद, दवाई, रबड़, चारा, ईंधन, लकड़ी, यानी जो खेल की वस्तु हैं सारे चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। देखिए, जैसे दवाइयाँ हैं आश्रय रहने के लिए, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर। उसके बाद क्या है, शहद, फल, गोंद, लाख, वन्य जीवों के जो प्राकृतिक निवास है, प्लस आपका इमारती लकड़ी है, रबड़ है, यानी मिट्टी को बांधना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें पाई जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या होती है, वनों की आवश्यकता होती है। अगर वन ना हो तो हम इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ना हों तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, जिसे हम क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनकी जड़ें भी मिट्टी को बांध कर रखती है, अभी हमने देखा। और इस प्रकार वे मिट्टी को क्या करते हैं, अपरदन से रोकते हैं। ठीक है, वनों में आप देखोगे तो ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि क्या होते हैं, इससे हमें प्राप्त होते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होती जा रही हैं। जैसे हम देखेंगे, हमने अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी भी रक्षा हो, है ना। और वहाँ के जो लोग हैं पेड़ों के महत्व के बारे में उन्हें समझाना चाहिए, ताकि क्या हो, इस चीज़ से अवगत हो। इसमें बताया गया आपका, इसमें कुछ खास आयोजन है, जैसे आपका वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करते रहना चाहिए तथा पृथ्वी को हरा भरा बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें हम वन्य प्राणी के बारे में। इसमें आपका बताया गया है कि वन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जैसे आपका वनों में जंतु हैं, हजारों प्रजातियां हैं, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों हैं, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों तथा कीटों तथा कृमियों का यहाँ पर निवास होता है। ये क्या आपका वन्य प्राणी यहाँ पर क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। आप देखोगे राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ को बताया गया है। और इसमें आपका एशियाई शेरों का निवास है, कहाँ पर आपका, गुजरात के गिर वन में, नाम याद रखना। और उसके बाद हाथी है, हाथी एक सींग वाले गैंडे हैं यहाँ पर, जैसे असम के जंगल में। ठीक है, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एशियाई शेरों का यहाँ पर निवास है, कहाँ पे, गिर वन में। और उसके बाद हाथी तथा एक सींग वाले यहाँ पर गैंडे हैं, असम के जंगलों में पाए जाते हैं, नाम याद रखना। और हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो जंगली गधा है कहाँ पर, कच्छनी रण में। और उसके बाद रेगिस्तान में क्या है, आपका ऊँट पाया जाता है। हाथी कहाँ पर, असम, कर्नाटक प्लस केरल। ठीक है, और एक सींग वाले गैंडा कहाँ पर है, तो असम के जंगल में पाए जाते हैं, नाम याद रखना। उसके बाद इसमें बताया गया आपका हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी, हिम तेंदुए, भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। और बंदर, शेर, नीलगाय, भेड़ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है, मोर है। और भारत में तोता, मैना, कोयल, बुलबुल ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, राष्ट्रीय पक्षी का नाम याद रखना क्या है, आपका तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि भारत में सांप प्रमुख हैं, आपका कौन कौन सा नाम है, तो
ये आपका फेमस नाम है कोबरा एवं करैत। ये दोनों नाम याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियों में पाई जाती हैं, उनमें क्या आपका कोबरा एवं करैत प्रमुख है। दो नाम याद रखना। उसके बाद हाथी और बाघ के संरक्षण के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर योजना चलाई गई है, क्या है, हस्ती परियोजना और बाघ परियोजना। नाम याद रखना, हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजना है, हस्ती परियोजना और बाघ परियोजना। ओके। उसके बाद इसमें बताया गया है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह को। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वन्य जीवों की प्रजातियाँ काफ़ी कम होती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त भी हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए यानी बहुत सारे यहाँ पर नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि क्या हो, यहाँ पर उनको संरक्षण दिया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। यहाँ पर नेशनल पार्क बनाया गया है, पशु विहार है, जीव मंडल है। ठीक है, सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए पर बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना, इन योजनाओं को क्या किया है, परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ अन्य जीव हैं जो संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं, जैसे आपका जानवरों के शरीर में विभिन्न अंगों जैसे हड्डी है, सींग है तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका संरक्षण होगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अभी हमने पढ़ा, क्या मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के जो निवास को क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके और उनमें जागरूकता लाया जा सके, ताकि उनको संरक्षण प्रदान कर सके। उसके बाद इसमें प्रवासी कुछ पक्षी हैं जिनके बारे में है, क्या है आपका, पिंटेल है, बत्तख है, करल्यू है, फ्लेमिंगो है, ऑस्ट्रे, लिटिल स्टैंड। प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में ये आते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, सर्दी के मौसम में आते हैं, फिर क्या होते हैं, ये चले जाते हैं। जैसे आपका साइबेरियन है, क्रेन, ये क्या होते हैं आपका, साइबेरिया आपका क्या है, दिसंबर में आता है, उसके बाद मार्च तक रहेगा और फिर क्या होगा, ये चले जाएगा। नाम याद रखना, क्या है आपका, साइबेरिया। ये आपका कब आता है, तो दिसंबर में आता है, मार्च तक ही रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। ओके, आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, इसमें हम देख लेते हैं, कुछ कुछ हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे बनाओगे। ठीक है, इसमें आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया, पढ़ा अच्छे से, क्या है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। ओके, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमारे देश की कृषि इन पर निर्भर है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए, कौन कौन से मौसम है, तो सर्दी, गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु, यही सब है। ओके, थर्ड आपका क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, बिना मनुष्य की सहायता से उपजे जो वन होते हैं, जो वृक्ष निकलते हैं, पेड़ हैं, ये क्या है आपका, प्राकृतिक वनस्पति है। उसके बाद आपका इसमें बताया गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है। नाम याद रखना, आपका मोहसिन राम है। और उसके बाद आपका क्या है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में। और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, तो ये आपका समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, कैसे बहती हैं, तो इस तरीके से ये आपका स्थल की ओर बैठती हैं, कहाँ से, समुद्र से स्थल की तरफ। ठीक है, आगे आप बनाएंगे क्वेश्चन आंसर और जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ओके, ये आपका जो चैप्टर 6 की एनसीईआरटी थी आपकी कंप्लीट हुई। जो इसमें आपको डाउट होगा आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।